जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है दुनिया में एक अलग पहचान देता है। किसी भी देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक होता है वो उसके देश का सांस्कृतिक एकता का एक अलग महत्व होता है। प्रत्येक नागरिकों में एक अलग भावना को पैदा करता है। तो आज हम लोग अपने ही देश के राष्ट्रीय प्रतीक को देखेंगे और समझेंगे और उनके बारे में कुछ चीजें को हम लोग बेसिक रूप से समझेंगे। ये राष्ट्रीय प्रतीक तो बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन समय के साथ अगर रिवीजन ना मिले तो शायद हम लोग इसको भूल जाते हैं। उसको हम लोग ना भूले, इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रगान पे चर्चा करेंगे। जितने भी पॉइंटेड हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रगान हमारा क्या है? तो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। हम लोग सभी जानते हैं जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और इस राष्ट्रगान को लिखे कौन थे? तो राष्ट्रगान को लिखने वाले महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कहीं कहीं किताबें इनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर लिख देता है, तो आपको वहां घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर दोनों एक ही है। तो राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और ये किस भाषा में किया गया था? तो राष्ट्रगान का जो ज्यादा भाषा का प्रयोग जो हुआ आपका बांग्ला भाषा का ज्यादा यूज हुआ है। हालांकि मिश्रित भाषा है, लेकिन बांग्ला भाषा का प्रयोग हुआ है। तो राष्ट्रगान को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा में भारत के राष्ट्रगान को लिखे? तो भारत के राष्ट्रगान को वो बांग्ला भाषा में लिखे। अब सवाल उठता है कि भारत के राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत के राष्ट्रगान को सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1911 में। उसी अधिवेशन में भारत के राष्ट्रगान को गाया गया था। तो कहां पे गाया गया? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में भारत का राष्ट्रगान गाया गया कोलकाता में। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसी में गाया गया। ठीक है, इसकी भाषा क्या है? तो बांग्ला। और इसकी रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। तो भारत के राष्ट्रगान में जो रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में इसकी रचना की है और 1911 में इसको गाया भी गया था। तो ये रचना करने के बाद 1912 में, एक वर्ष के बाद, रविंद्रनाथ टैगोर इसका प्रकाशन एक पत्रिका में करते हैं, एक पत्रिका मैगजीन में करते हैं, जिनका नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका 1912 में। ठीक है, राष्ट्रगान का 1911 में गाने के बाद 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। तो इस पत्रिका में इनका जो हेडिंग था, आज के जैसा जो हम लोग जन गण मन लिखते हैं वो हेडिंग नहीं था हमारा नेशनल एंथम का। इनका हेडिंग इन्होंने दिया था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। उसके बाद ये हेडिंग देने के बाद सन 1919 में इन्होंने फिर इसी का ट्रांसलेशन कर दिया, इंग्लिश अनुवाद कर दिया, अंग्रेजी ट्रांसलेटर, और उसका नाम दिया इन्होंने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1919 में इसका ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ईटी लिख दे रहे शॉर्ट में, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ और इनका नाम दिया गया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत के सुबह का गाना, यानी भारत का था तो ये द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसका मीनिंग है सुबह का गाना। सुबह का जब गाना है तो ये भारत के लिए था, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रगान था। अब इन्हीं का अनुवाद किए ये बहुत बड़े शख्स रहे हैं। इन्होंने केवल भारत के राष्ट्रगान को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान में भी
बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, और उनकी रचना इन्होंने अपने हस्त से किया है। और तो और इतना ही नहीं, इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी अपना मदद मुहैया करवाई है, यानी उसका हेल्पिंग हैंड के रूप में इन्होंने काम किया है श्रीलंका के राष्ट्रगान में, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगान। ये तीन इकलौते ऐसे कवि जो दो राष्ट्रगान मतलब लिखे हैं और एक में मदद किए हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान का इन्होंने किया। ये ऐसे शख्स हैं जिनको एशिया में, पूरी एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज पूरी एशिया में सबसे पहले पाने वाले उस महान शख्स रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने हमें देश को राष्ट्रगान दिया। अब हमारे राष्ट्रगान को हमारे संविधान सभा कब अपनाएं? तो संविधान सभा का जो हम लोग का शुरू का बैठक था, हम सब जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान का पहला बैठक हुआ था। उसके बाद संविधान का सबसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि 26 जनवरी के मात्र और मात्र 2 दिन पहले। और इस दिन हमारे देश ने 3 चीजें तय की थी कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या होगा, देश का राष्ट्रगीत क्या होगा और देश का राष्ट्रपति कौन होगा। तो उसी दिन तय किया गया था, यानी संविधान सभा जो था राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान इसको अपनाया 24 जनवरी 1950। और संविधान में, यानी ये हमारा राष्ट्रगान में 5 लाइन है, इसका 5 लाइन है, यानी 5 पैराग्राफ, इसको 5 पैराग्राफ में लिखा गया है। और इसके 13 लाइन है। ठीक है, राष्ट्रगान के कितने पद हैं, यानी पैराग्राफ कितने हैं, तो 5, और लाइन कितने हैं, तो 13 लाइन। ये राष्ट्रगान में 5 पद और 13 लाइन है। राष्ट्रगान को संविधान 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है, तो ये भारत का राष्ट्रगान के अलावा जो दूसरे देश के राष्ट्रगान को देने वाले कवि हैं, उनका नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बहुत बड़े शख्स रहे हैं, एशिया में सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज मिला है। और महात्मा गांधी को भी महात्मा कहने वाले ये महान शख्स ही हैं। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले यही बोले थे। तो इतने महान शख्स हैं, तो ये जो है भारत के राष्ट्रगान में अहम भूमिका निभाए। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा आगे। तो अब ये राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है, तो राष्ट्रगान को जो गाने का हमारा जो टाइम है वो 52 सेकेंड है। इनका जो समय या अवधि जो है वो 52 सेकेंड निर्धारित है। लेकिन इनके लघु संस्करण को, यानी छोटा रूप में इनको पेश करने के लिए, यानी कहीं धुन के रूप में बजाने के लिए इनका 20 सेकेंड है। ठीक है, इनका धुन या फिर लघु संस्करण हम लोग बोले तो 20 सेकेंड है। कुछ समय पहले हमारे फिल्मों में भी यह आदेश दिया गया था कि जितनी भी फिल्म हॉल वगैरह में चलती है वहां पे सबसे पहले राष्ट्रगान हो, उसके बाद वो मूवी को दिखाया जाए। तो बहुत सारा इसका परेशानी होने लगा और फिर से इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। कोई लोग होते थे, किसी तरह से कोई अपाहिज हो गए या किसी तरह का उनके भीतर परेशानी होता था, तो उनको बहुत सारा परेशानी देखने को मिला और इनको बंद कर दिया गया। तो इनको समय जो है गाने का 52 सेकेंड है और धुन के रूप में इनको पेश करने का, लघु संस्करण के रूप में पेश करने का 20 सेकेंड है। देखिए, ये हमारे जो राष्ट्रगान है इसका आदर करना हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगर कहीं भी राष्ट्रगान आप सुने तो वहां पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। आपका कोई भी काम हो उसको छोड़ दें, किसी भी परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में खड़े हो जाएं, लेकिन राष्ट्रगान का आप सम्मान करें। यह हर एक भारतीय का कर्तव्य है और इस कर्तव्य के पथ पे हमें अड़िग भी रहना है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग अब समझते हैं राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत है क्या। अब हम लोग भारत का राष्ट्रीय गीत देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो हम लोग सभी जानते हैं कि वंदे मातरम है। ठीक है, इस गीत की रचना हमारे बहुत बड़े उपन्यासकार जो हैं
बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनकी रचना की। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इस राष्ट्रीय गीत का जो लिखे हैं यानी इनकी रचना जो किए हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी कहे हैं। कहीं कहीं इनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिख देता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ टैगोर थे उसी टाइप से इनका भी दो नाम रहता है। तो ये वंदे मातरम जो गीत है ये इनको तो लिखा बहुत पहले गया था, लेकिन इनका जो प्रचलन हुआ ये बाद में जब आया, सभी लोगों के नज़र में जब पहुंची तो ये एक उपन्यास के माध्यम से पहुंचा। क्योंकि ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं एक उपन्यास लिखे थे आनंद मठ और उन्हीं में इनका प्रकाशन किए थे, तो ये सब तक पहुंचा था। लेकिन इनको भी सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो इनको भी कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था और ये गाया गया आपका 1896 में। ठीक है, 1896 में गाया गया। इनको गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो राष्ट्रगान को गाए मतलब लिखे थे, वो सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में इनको गाए थे वंदे मातरम, जो भारत का हमारा राष्ट्रीय गीत है। इनको गाने का जो समय है वो 52 सेकेंड है या 65 सेकेंड है, सॉरी 65 सेकेंड, यानी इसको अगर हम लोग मिनट में चेंज करें तो 1 मिनट 5 सेकेंड। कभी कभी हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो वह 65 सेकेंड को अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 1 मिनट 5 सेकेंड आपका आएगा। आपको हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 मिनट 5 सेकेंड कहीं ऑप्शन रहता तो वो भी सही आपका, और 65 सेकेंड है तो वो भी सही है। और इसका जिक्र किस उपन्यास में किया गया, यानी ये जो हमारा वंदे मातरम है वो किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो इस आनंद मठ में एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन किसमें है, बहुत ज्यादा आता है। जब लगभग एग्जाम में हम देखे हैं ये क्वेश्चन आता है। तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन किसमें है, तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन आनंद मठ में है। आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन हुआ है। इसी में ये पहले रचना करके केवल रख दिए थे, लेकिन बाद में जब इनका प्रकाशन हुआ और इस माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, नॉवेल के माध्यम से, तब जनता तक पहुंची, हर व्यक्ति तक पहुंचा और इसके बाद इनको सब कोई जाना। और इनको संविधान सभा कब अपनाया, तो आपको बता दिए थे 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा इनको 24 जनवरी 1950 को अपनाया। लिखे कौन, रविन्द्रनाथ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनको गाया कहाँ गया, तो कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया, 1896 में। ठीक है, इनको गाने का समय क्या है, तो 65 सेकेंड, या मिनट में चेंज करेंगे तो 1 मिनट 5 सेकेंड। और ये किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ उपन्यास से। और आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है, तो सन्यासी विद्रोह, यहां मठ लिख दिए, सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का वर्णन कहां है, तो आपका आनंद मठ में है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि भारत का हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है। ध्वज माने झंडा, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, ये वाला भी लिख देते हैं, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। तिरंगा, तिरंगा को भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तिरंगा को भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है इनको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा तिरंगा को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947। जो हमारा ये तिरंगा है, इनका डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम है पिंगली वेंकैया, यानी इसका डिजाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग, नेशनल फ्लैग, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो है इनका डिजाइनर है।
ठीक है। पिंगली वेंकैया इनका डिजाइन किए थे भारतीय तिरंगा का, और भारतीय तिरंगा में 4 रंग है, 3 रंग तो प्रमुख है, लेकिन इनमें कुल रंगों की अगर हम लोग पूछे कि भारतीय तिरंगा में कुल कितने रंग हैं, तो 4 रंग हैं। 4 ऊपर आपका केसरिया है, बीच में सफेद है, और नीचे में आपका हरा है, और जो आपका चक्र है वो नेवी ब्लू यानी नीला रंग का है, गहरा नीला रंग का है। तो उसमें जो कलर का यूज हुआ है वो कितने कलर का यूज हुआ है, तो कलर्स उसमें 4 है, और इनका डिजाइनर कौन है, तो पिंगली वेंकैया। और भारतीय तिरंगा का अनुपात जो है, रेशियो जो है, इनका रेशियो है 3:2, यानी कहने का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई 3 और चौड़ाई, और ये मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। कहने का तात्पर्य आप कितनों ही लंबा बनाए, लंबाई को आपको हमेशा 3 गुना रखना है और चौड़ाई को आपको 2 गुना रखना है। ये भारतीय तिरंगा का यानी नेशनल फ्लैग का हमारा रेशियो है 3:2, ठीक है। इसको डिजाइन किए थे पिंगली वेंकैया, कलर 4 है, और इसके जो रंग है आपका सबसे पहले केसरिया भगवा रंग है। तो केसरिया देश के बलिदान का प्रतीक है। ये रंग भी कुछ हमें सिखाती है कि हमें देश के बलिदानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए, और देश के बलिदान के लिए हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो केसरिया आपका बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग जो है सच्चाई और सत्यता का प्रतीक है, और जो आपका नीचे में जो हरा रंग है वो हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। और जो अशोक चक्र है, बीच में इसमें अशोक चक्र का यूज किया गया है। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं, और ये अशोक चक्र जो है प्रगति या गतिशीलता का प्रतीक है। हमें अपने पथ पे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये अशोक चक्र से हमें सीख मिलता है। तो हमारे तिरंगे में 4 कलर और सबका रंगों का प्रतीक आपको पता चल गया। केसरिया आपका बलिदान, साहस का प्रतीक है, और अभी सफेद रंग भी बताया आपका सत्यता और सच्चाई का प्रतीक है। हरा खुशहाली, समृद्धि और ये सब का प्रतीक है, और जो हमारा चक्र है वो है आपका प्रगति या गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, आपको रेशियो भी पता चल गया, डिजाइनर भी पता चल गया, संविधान सभा ने इसको कब अपनाया वो भी आपको पता चल गया। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। भारतीय ध्वज तिरंगा हो गया। अब हम लोग राष्ट्रीय पशु के बारे में बातचीत करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है, ठीक है, वर्तमान में टाइगर है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का हमारा राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है ये शुरू से मतलब बाघ नहीं था। भारत सबसे पहले जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया था वो आपका शेर था, लेकिन शेर की संख्या मतलब क्या बोलते हैं, शेर को हटा करके बाघों की संख्या जब काफी गिरने लगी, घटने लगी, तो बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया 1973 में। इससे पहले हमारा शेर था, शुरू से बाघ नहीं था, बाघ बाद में बना, शेर के बाद बाघ हुआ। तो बाघों की संख्या में जब हमारी गिरावट आने लगी तो इसको राष्ट्रीय पशु 1973 में घोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो हम लोग सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बहुत खूबसूरत है, बहुत शान भी है। मोर को देखने का कुछ मजा ही अलग होता है। इनके रंग बिरंगे मोर को जब देखते हैं तो मन मोह लेते हैं। कभी चिड़ियाघर जाइए तो मोर को देखिए, बड़ा अजीब लगता है, बड़ा मस्त लगता है। हम भी गए हैं और हम भी देखे हुए हैं। तो अब हम लोग राष्ट्रीय फूल को समझते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल बहुत बड़ी सीख देता है। कीचड़ में जिस जगह का कोई महत्व नहीं होता है उस जगह पे भी खिल के दिखा देता है कमल। जिस जगह से लोग घृणा करते हैं वहां भी कमल खिल जाता है। और इतना खूबसूरत फूल कि जिसको लोग केवल प्यार से प्यार ही चाहते हैं, कमल को सब अपने करीब देखना चाहते हैं। तो हम लोग को ये समझ इनसे मिलता है, सीख मिलता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मन में, जहन में जुनून है तो आप आगे आ सकते हैं। तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय फल, हम लोग सभी जानते हैं फलों का राजा आम। फलों का राजा आम है। गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो सबका दिल यानी सबका जी ललचाने लगता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं भारत का राष्ट्रीय मुद्रा। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया है। रुपया शब्द का सबसे पहला प्रयोग मुगल कालीन कहें तो मुगल काल में ही जाकर राज किए थे। बेशक ये बिहार से थे।
तो शेर शाह सूरी जो है सबसे पहले रुपया शब्द का प्रयोग किए थे। आज के हम लोग आधुनिक या मॉडर्न में हम लोग रुपया के लिए केवल एक शॉर्ट रा का यूज करते हैं इस तरीके से। ये जो रुपया का शब्द का जो अभी जो मॉडर्न में आया है, इनको देने वाले, इस चीन या सिंबल को देने वाले उदय कुमार धर्मलिंगम है। तो ये इनको दिए हैं रुपया शब्द का ये साइन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया है। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बनियान जिसको हम लोग बोलते हैं। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद, पीपल, बरगद, नीम, ये सब इतनी प्राकृतिक प्रदत्त में इतनी खूबसूरत वृक्ष हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा यानी अन्य वृक्षों के तुलना में इन्हें ऑक्सीजन देने की मात्रा ज्यादा होता है। पीपल तो कहते हैं कि 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं ईश्वर, इनमें हम लोग इसीलिए इनको ईश्वरीय रूप भी मान लेते हैं ऐसे वृक्षों को, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि इतना बड़ा वरदान है मानव प्रजाति के लिए। तो कहें तो वरदान है सब चीजें। अभी हम लोग दुनिया लेवल पे देखें तो 400 से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति के पीछे उतना पेड़ है, लेकिन अगर हम लोग भारत में आ जाए तो एक व्यक्ति के पीछे 28 पेड़ है। अब सोचिए कि हम लोग पर्यावरण को कितना दोहन कर रहे हैं, कितना शोषण कर रहे हैं और उनको कितना हम लोग धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। धीरे धीरे अब जागरूकता बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं अब हम लोग पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में कहीं ना कहीं अपना योगदान सब कोई कहीं ना कहीं दे रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पर्यावरण फिर से, जो हमारा प्राचीन पर्यावरण था, जो प्राचीन विरासत था, जिसमें हम लोग खूबसूरती का आनंद लेते थे, वो हम लोग को मिल जाए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है। पुरस्कार यानी प्राइज। तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। और हमारा राष्ट्रीय मिठाई क्या है। तो राष्ट्रीय मिठाई आप जानते हैं टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन है थोड़ा मजेदार। क्या? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई हमारा जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। अब हम लोग समझते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल। तो आए दिन हम लोग देखते थे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और कंपटीशन एग्जाम हो या एक छोटा लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में से क्वेश्चंस आता था और हम लोग हॉकी को मार देते थे। क्योंकि उस धुरंधर खिलाड़ी को हम लोग कैसे भूल सकते हैं जो एम्स्टरडैम में अपना योगदान से 1928 में हमें गोल्ड मेडल दिया था। मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए फटाक से कह देते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हालांकि भारत को हॉकी में बहुत सारे स्वर्ण पदक मिल चुके हैं, लेकिन खेल मंत्रालय ने अभी वर्तमान में कोई व्यक्ति थे 2020 में कोई शिक्षक थे, तो उन्होंने जानना चाहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल जो हॉकी है उनको किस वर्ष घोषित किया। तो इसके लिए उन्होंने आरटीआई फाइल किया। हम लोग जानते हैं आरटीआई यानी सूचना का अधिकार सन 2005 में हम भारतीयों को मिल गया। आरटीआई के तहत आप किसी भी चीज को अब सरकार से सूचना ले सकते हैं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये हमारा कानून है और ये हमारा मौलिक अधिकार। जब आप संविधान में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूचना का अधिकार होता क्या है। तो सूचना के अधिकार के तहत उन्होंने जानना चाहा, तो वहां से उन्हें करार जवाब मिला कि भारत सरकार यानी खेल मंत्रालय जो है किसी भी खेल को अपना नहीं मानता है, सभी खेल को एक समान दृष्टि से मानता है और सभी को एक समान भावना से जानता भी है। इसीलिए भारत किसी भी खेल को अभी तक वो जितने सारे रजिस्टर थे पलट के देखे तो कहीं नहीं मिला और वो जवाब दे दिए कि भारत यानी खेल मंत्रालय किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल नहीं मानता है। तो अब हम लोग को पता चला कि भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ नहीं है, लेकिन आए दिन हम लोग मान लेते थे। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप गूगल पे खोल के देख लीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक है। तो एक आरटीआई के तहत ये खुलासा हुआ कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। हॉकी नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए तो हॉकी मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आ जाए तो, लेकिन हॉकी नहीं है। 2020 में खुलासा हो गया। अब हमारा राष्ट्रीय भोजन या राष्ट्रीय पकवान है क्या? ये राष्ट्रीय भोजन नया है। राष्ट्रीय भोजन या पकवान हमारा नया बना है 2017 में मोदी जी के कार्यकाल में। और मोदी जी का सबसे प्रिय भोजन भी है खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। खिचड़ी खाने में बहुत शौक है मुझे। खिचड़ी हमारा राष्ट्रीय पकवान है। अब हम लोग समझते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है।
तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन, यानी गंगा नदी का डॉल्फिन जो है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, है ना। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अब हम लोग समझते हैं भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत या धरोहर पशु जो हमारा है वो हाथी है, क्योंकि इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। आतंक तो इनको नहीं कहेंगे, चिड़ियाघर का आतंक तो अलग चीज है, लेकिन ये भी हम लोग कहें तो बाहर का जंगली आतंक इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये जब ग्रामीण इलाका या कहीं प्रवेश कर जाते हैं तो वहां तहस नहस तोड़ फोड़ उधर मचाने लगते हैं। इसीलिए अब इनकी संख्या लगभग कम हो गया, विरासत के रूप में हमारे यहाँ संरक्षित है। तो हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु या विरासत पशु हमारा हाथी है। अब राष्ट्रीय नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी जिसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी। अब गंगा नदी परियोजना भी चल पड़ा है, ठीक है। इसी तरह अभी यहाँ टाइगर वाला में ना राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, हमारा टाइगर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, बाघ परियोजना, ठीक है। उसी तरह गंगा नदी परियोजना भी चल पड़ा है, धीरे धीरे बहुत अब सुधर गया, इसकी व्यवस्थित रूप से बना दिया गया है गंगा नदी, अब तो पूरा बदल गया है, ठीक है। अब हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका सिंह स्तंभ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंह स्तंभ, सिंह स्तंभ ये कहाँ है? तो ये सारनाथ में है। सारनाथ वाराणसी में, बनारस में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। तो सारनाथ का पुराना नाम यानी ऋषिपत्तनम था, पुराना नाम ऋषिपत्तनम था। ये वो जगह है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश यहीं पे दिए थे। तो यहाँ पे उपदेश देने के बाद जब हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक जो राजा था, तो बाद में वो बौद्ध धर्म से दीक्षा ले लेता है और बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम करता है। तो भगवान बुद्ध का जहाँ पे सबसे पहला वचन दिया गया हो या ज्ञानों को बांटा गया हो, वो जगह अशोक से कैसे अछूता रह सकता था? तो इन्होंने वहां पे सिंह स्तंभ बना दिया बनारस में, यानी सारनाथ में, ठीक है। तो सारनाथ में जो सिंह स्तंभ बनाया उसमें 4 शेर है, हम लोग सब देखते होंगे। 4 शेर है, जो 1 रुपये का सिक्का में होता है, नोट में भी आपका होता है। 4 शेर है, लेकिन हमें 1 और से 3 ही शेर दिखाई पड़ते हैं। उसमें आपका वहीं से जो आपका अशोक चक्र है वो वहीं से लिया गया है, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से। जो भारत का राष्ट्रीय जो हमारा झंडा में जो चक्र है वो भारत का जो कहाँ से लिया गया है? तो सिंह स्तंभ से लिया गया है। सिंह स्तंभ कहाँ है? तो सारनाथ में, वहीं से लिया गया। और इन्होंने इसकी कौन बनाए थे इसको? तो राजा अशोक, सम्राट अशोक बनाए थे। अब भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हम लोग चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत है, शक संवत। 2 ही कैलेंडर हम लोग मानते हैं ज्यादा, एक विक्रम संवत और एक शक संवत। और हम लोग एक वो चल पड़ा है अंग्रेजी कैलेंडर, कहता है कि सब कुछ हम ही है। अब हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर में जाते हैं, भैया वो कब से आ गया हो? अंग्रेजी कैलेंडर से पहले जब हमारे यहाँ विक्रम संवत था तो हम उसको क्यों नहीं माने? विक्रम संवत आज भी हमारा जब संविधान की प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिख देता है अंग्रेजी तारीख भी, और ये विक्रम संवत का तारीख 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है, तो हम लोग उस पर क्यों नहीं चले? भारत का हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर ये है, तो हम लोग इस पे क्यों नहीं चले? हम लोग ले दे के पकड़ के चल रहे अंग्रेजी कैलेंडर, जबकि इसका कोई अर्थात ही नहीं है। अगर आपको भी हिंदी कैलेंडर में चलने का मौका मिल जाए या हिंदी कैलेंडर के अनुसार आप भी चले तो बड़ा आनंद आएगा। हिंदी कैलेंडर में वो अद्भुत आनंद आएगा जो आपको अंग्रेजी में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग चल पड़े हैं पीछे पीछे की जो दुनिया चल रहा है उसी में चलो भाई। तो उसी में चलने से थोड़ा सा कुछ हम लोग अलग करके भी तो देखें, उसका भी तो आनंद ले। हमारा साहित्य, हमारा अपने आप में हम कितना गहरा है उसको भी तो जान लें। हमारा भारत में हर कुछ था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं समय के हिसाब से दबा दिया गया। उनको हम लोग को जगाना पड़ेगा। और इसके लिए मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, हिंदी कैलेंडर के दिशा निर्देश पर चले तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो हमारा शक संवत है और इसका प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के 78 वर्ष पहले ईसा पूर्व में, यानी अंग्रेजी कैलेंडर से पीछे है।
अंग्रेजी कैलेंडर से पीछे 78 साल। अगर शक संवत में किसी भी तारीख को निकालना है, जैसे मान के चलिए अभी 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 2022 में अगर हम लोग को शक संवत ज्ञात करना है कि शक संवत में कौन सा ईस्वी चल रहा है, तो 78 वर्ष घटा दीजिए, आपका ईस्वी आ जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरह हम लोग को विक्रम संवत में निकालना है तो 2022 में 57 साल जोड़ दीजिए, तो आपका विक्रम संवत निकलेगा। 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत, और अगर 78 घटा देंगे तो हमारा शक संवत आ जाएगा। ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर जो है वो हमारा क्या है, शक संवत है। और इसका प्रारंभ करने वाले कुषाण वंश के महान प्रतापी राजा कनिष्क थे। कनिष्क का इलाका कश्मीर के आसपास का एरिया होता था, वहां के महान प्रतापी राजा हुए कनिष्क, और ये उनका प्रारंभ करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अब हम लोग समझते हैं भारत का राष्ट्रीय सरीसृप यानी सांप क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा है। किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य एक अंतिम बच गया, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य आपका सत्यमेव जयते है। ये कहां से लिया गया, तो हमारी ही उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है, यानी सत्य कभी पराजय नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है, झूठे लोग उसको सत्य को परेशान करने पे लगे रहते हैं। कोई अगर सच्चा है, कोई सीधा साधा आदमी भोला भाला, तो सब उसी को परेशान करने पे लग जाते हैं। जबकि एक चोर फंगा ऐरा गैरा नथु खैरा को कोई कुछ बोलता नहीं है, एक सीधा आदमी के पीछे सभी पड़ जाते हैं हाथ धो के। तो खैर वो आदमी जब आगे निकल जाएगा, जब उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, जब वो कहीं आगे पहुंच जाएगा तो उसके पीछे पीछे लोग चलेंगे, भैया आप सही बोल रहे थे। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। आप सच्चाई के राह पे चलिए, सच्चाई के साथ दीजिए और अपने आप में ईमानदार बनिए, निष्ठावान बनिए। अगर आप अपने आप में निष्ठावान बनते हैं तो आप औरों को भी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपके अंदर बेईमानी है, छल कपट है, तो फिर समाज को बदलने का जरा भी तनिक भी नहीं सोच सकते। और शिक्षा जगत से जुड़ना यानी समाज को बदलना। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। वो लोग कहते थे यार इसका अगर कुछ किया है तो अगले जन्म में पता चल जाएगा। जमाना बदल गया मेरे भाई। सत्य अगर आप गलत कर रहे हैं तो इसी जन्म में देख लेगा लोग, और इसी जन्म में समझ जाएगा कि आपने किया क्या था। ठीक है। तो सत्य की हमेशा विजय होती है, सच्चाई हमेशा जीतता है। ये जो सत्यमेव जयते है, आधुनिक रूप से अगर हम लोग कहें, अभी तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया था, लेकिन आधुनिक रूप से हम लोग कहें तो सारनाथ स्थित वही सिंह स्तंभ जो राजा अशोक बनाए थे, वही इसका वर्णन किया गया है, वहीं पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। आमिर खान इस पे एक मूवी भी बनाए हुए हैं, आप लोग देखे होंगे, हम तो उसको पूरा देखे नहीं है कभी। तो चलिए आप इसको एक बार पूरा याद कर लीजिएगा। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपका मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। जय हिंद।